नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 6th का जो बीएडएम पेपर है, मेजर सब्जेक्ट है जिसका नाम इंश्योरेंस है। इसकी यूनिट 3 को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और यूनिट 3 का जो सिलेबस है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स एंड लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग एंड अंडरराइटिंग। इस पूरी यूनिट को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यूनिट 1 और यूनिट 2 आपने अभी तक इस पेपर की नहीं देखी है तो आप ज़रूर उसको ज़रूर देख लीजिए क्योंकि यूनिट 3 में आप खड़े हो तो दोनों यूनिट आपको देखनी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर वन शॉट लाओ। मैं अभी आपको ये बता दूँ कि मेजर पेपर के वन शॉट लाना एक तरीके से कहीं न कहीं स्टूडेंट के साथ ही बायस वाला काम हो जाएगा कि क्योंकि 1 घंटे में मेजर पेपर को कवर करना ही अपने आप में एक ठीक नहीं लग रहा। हाँ, इन चारों यूनिट को आप देखोगे तो तकरीबन 4 घंटे, साढ़े 3 घंटे की आपकी क्लास बनती है, तो ये पूरा आपका वन शॉट है। तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो चलिए 3rd यूनिट की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको हम भारतीय जीवन बीमा निगम या एलआईसी के नाम से जानते हैं। Life Insurance Corporation of India is a statutory corporation established under the LIC Act 1956 after the nationalization of 245 private life insurance companies। यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम एक वैधानिक निगम है जिसकी स्थापना एलआईसी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 245 निजी बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के साथ की गई थी जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। It is the largest life insurer in India and plays a dominant role in spreading life insurance and mobilizing public savings। यानी कि यह भारत की एक सबसे बड़ी जीवन बीमा संस्था है और बीमा के प्रसार तथा जनता की बचत को एकत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो जो बीमा कंपनी है वो सिर्फ हम ये कहें कि एक ही उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वह आदमियों का या व्यक्तियों का क्या करे, बीमा करे, नहीं। इसके अलावा वह फंड को कलेक्ट करने का भी काम करती है। जैसे करोड़ों लोगों का या यूँ कहें लाखों लोगों का जो प्रीमियम है वो मंथली बीमा कंपनी के पास आता है, तो बीमा कंपनी के पास फंड बहुत बड़ी मात्रा में आता है। क्लेम इतना नहीं जाता क्योंकि जैसे मान लो 100 व्यक्ति प्रीमियम दे रहे हैं, तो क्लेम अगर हम मंथली भी देखें तो 10 व्यक्तियों का या 20 व्यक्तियों का जाता है, जबकि प्रीमियम ज़्यादा आता है। तो इतना बड़ा जो फंड होता है, ये छोटी-छोटी कलेक्शन में भी काम करता है और इस फंड को आगे बीमा कंपनी इन्वेस्ट भी करती है। तो बीमा कंपनी यानी कि एलआईसी की बात करें तो ये सिर्फ़ इंश्योरेंस तो देती ही देती है, डोमिनेंट रोल तो उसमें रखती ही है। साथ ही में ये जो पब्लिक सेविंग्स है उसको मोबिलाइज़ करने का भी एक अच्छा काम करती है। बात करते हैं एलआईसी के उद्देश्य की, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है एलआईसी के? टू स्प्रेड लाइफ इंश्योरेंस वाइडली स्पेशली इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज़। यानी कि जीवन बीमा का व्यापक प्रसार करना और विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में और जो पिछड़े क्षेत्र है उनमें जीवन बीमा को क्या करना, प्रसार करना। तो आपने देखा होगा हर घर में एलआईसी धारक आपको मिल जाएँगे, यानी जिसको हम लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस वाले मिल जाएँगे और स्पेशली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है वो तो डेफ़िनिटली लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं क्योंकि वहाँ उनको टैक्स में क्या मिल जाती है, रिबेट या छूट मिल जाती है। टू प्रोवाइड मैक्सिमम प्रोटेक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, यानी कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान करना। टू मोबिलाइज सेविंग्स फ्रॉम इकोनॉमिक फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास के लिए बचत को एकत्र करना और उसको आगे मोबिलाइज करना। जैसे अलग अलग एरिया से प्रीमियम के तौर पे फंड इकट्ठे होते हैं, एक जगह आते हैं और फिर आगे उसको जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वहाँ कंपनी उसको क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। दैट्स वाई कंपनी उस सेविंग को मोबिलाइज करने का भी काम करती है। टू एंश्योर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, और सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करना भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। बढ़ते हैं आगे, फंक्शन की बात करते हैं कि एलआईसी काम क्या करती है, यानी क्या इसके काम है। तो पहला ही है इशूइंग पॉलिसीज, यानी कि पॉलिसी जारी करना। डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर ऑफर्ड, यानी कि कई तरीके के जो विभिन्न जीवन बीमा पॉलिसियाँ है वो ये ऑफर करती है। प्रीमियम कलेक्शन, यानी कि प्रीमियम का संग्रह करने का काम करती है। रेगुलर कलेक्शन ऑफ प्रीमियम, यानी कि जो भी नियमित तौर पे मंथली होता है, 3 महीने से होता है, 6 महीने से होता है, ईयरली होता है। जैसा आप प्लान लेते हो उसके अकॉर्डिंग आपका जो टाइमली है या यूँ कहें रेगुलर मोड में है, ये भी एलआईसी का काम है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, यानी फंड्स आर इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स,
क्योंकि कंपनी के पास एक अच्छा खासा फंड आ जाता है, तो वह निवेश करती है उसको आगे, वो निधियों को यानी कि जो भी फंड्स आती है उसको सरकारी या आधारभूत जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होते हैं उनमें वह निवेश करती है और वहाँ से वह पैसा कमाती है और उस पैसे से वह क्लेम को सेटलमेंट करती है। फिर अगला है क्लेम सेटलमेंट यानी कि दावे का निपटान करना। टाइमली सेटलमेंट ऑफ डेथ एंड मैच्योरिटी क्लेम्स यानी कि या तो मृत्यु होगी तब क्लेम होगा या फिर मैच्योर हो जाएगी आपकी पॉलिसी, तब आपको क्या मिलता है उसका, वो मिलता है क्लेम मिलता है। तो दोनों ही सिचुएशन में क्लेम सेटलमेंट करना एलआईसी का काम है। फिर है कस्टमर सर्विस यानी कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस टू पॉलिसी होल्डर्स यानी कि ग्राहक सेवा देना, पॉलिसी धारकों को सहायता प्रदान करना। जो भी पॉलिसी धारक होते हैं, उनको जो भी गाइडेंस वगैरह होती है, वो ये प्रोवाइड करवाने का काम करती है। आगे बात करें इम्पोर्टेंस क्या है एलआईसी का, महत्व क्या है? मेजर सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर गवर्नमेंट यानी कि सरकार के लिए दीर्घकालीन निधियों का क्या करता है, ये एक प्रमुख सोर्स बनता है क्योंकि एलआईसी के पास एक बड़ी मात्रा में फंड आता है। बड़ी मात्रा में फंड आता है क्योंकि एलआईसी गवर्नमेंट सेक्टर की क्या है, कंपनी है। तो एक बड़ा फंड गवर्नमेंट के पास यहाँ से क्या होता है, अराइज होता है। तो एक तो इस बात में इसका महत्व है। सेकंड, इट प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है समाज के हर तबके तक इस तरीके की बीमा या बैंकिंग से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ होती है, वो पहुँचना क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। यानी कि वित्तीय जो सेवाएँ हैं उसमें सभी का क्या होना, सभी का उसमें फैसिलिटेट होना या सबको उसके साथ इन्वॉल्व करना फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, जिसको एलआईसी बढ़ाता है। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू एजेंट्स एंड स्टाफ यानी कि जो भी इसके एजेंट होते हैं, अभिकर्ता होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनको रोज़गार मिलती है क्योंकि एलआईसी आज बहुत सारे लाखों लोगों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का क्या है, ऑप्शन है। तो ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इसका अच्छा रोल है। फिर इट बिल्ड्स ट्रस्ट इन इंश्योरेंस सेक्टर यानी कि बीमा क्षेत्र में विश्वास स्थापित करता है। लोगों का विश्वास होता है, आज एलआईसी में लोगों का सबसे ज़्यादा विश्वास है इन लाइफ इंश्योरेंस लेने में रादर देन अदर प्राइवेट इंश्योरेंस की बजाय, क्योंकि एलआईसी ने एक ऐसा ट्रस्ट डेवलप किया है, टाइम पे क्लेम सेटलमेंट होते हैं, मैच्योरिटी अमाउंट टाइम पे मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए लोगों का विश्वास एलआईसी ने जीता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है कि लोगों का एलआईसी में तो विश्वास हुआ ही हुआ है, एज़ वेल एज़ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में भी विश्वास हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की, यानी कि जीवन बीमा अभिकर्ता। एजेंट का मतलब यही होता है जिसके थ्रू हम क्या लेते हैं, पॉलिसी लेते हैं। वो क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट इज एन अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी who brings business, explain policies and acts as a link between insurer and insured। यानी कि जीवन बीमा अभिकर्ता बीमा कंपनी का अधिकृत प्रतिनिधि होता है जो बीमा व्यवसाय प्राप्त करता है, पॉलिसियों की जानकारी देता है और बीमाकर्ता एवं बीमित के बीच एक कड़ी का काम करता है। यानी यहाँ पे एलआईसी हो, तो यहाँ पे वो पर्सन होता है जो आपसे कॉन्टैक्ट करता है, आपको पॉलिसी सेल करता है और आप इसके ज़रिए किससे जुड़ते हो? एलआईसी से जुड़ते हो। तो एजेंट इज़ द लिंक बिटवीन यू एंड द एलआईसी। तो वह एक लिंक का काम करता है। फंक्शन क्या है लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के, यानी कि अभिकर्ता क्या-क्या काम करते हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर्स यानी कि जो भी संभावित ग्राहक है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा आपके रिश्तेदारी में भी जो एलआईसी एजेंट होते हैं, तो आपने देखा होगा आप उनसे बचने की कोशिश करते हो क्योंकि जब देखें वो पॉलिसी सेल करते रहते हैं। यानी कि वो कस्टमर ढूँढते रहते हैं जो पोटेंशियल है, जिन्होंने कोई एलआईसी पोल प्लान नहीं ले रखा। तो वह एक प्रोस्पेक्टिंग के तो पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राहकों की संभावित ग्राहकों की क्या करते हैं, पहचान करते हैं, पहला। सेकंड, एक्सप्लेन फीचर्स, बेनिफिट्स एंड टर्म्स ऑफ पॉलिसी। फिर उनको वह पॉलिसियों की विशेषताएँ बताते हैं, लाभ समझाते हैं, क्या कंडीशंस है, वो सारी चीज़ें समझाते हैं ताकि वह क्या कर सके, उस पॉलिसी को सेलिंग में कन्वर्ट कर सके। हेल्प इन फिलिंग प्रपोज़ल फॉर्म्स करेक्टली। आपको चीज़ें समझ में आ गई, तो अब जो भी प्रपोज़ल फॉर्म है उसको भरने में वह क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। एक्चुअली आपने देखा होगा एलआईसी एजेंट तो सीधी-सी बात कहता है कि आप तो भाई साहब यहाँ सिग्नेचर कर दो, बाकी चीज़ें मैं भर लूँगा। तो कहने का मतलब वो प्रपोज़ल फॉर्म एकदम करेक्टली भरा जाए, उसमें भी वो हेल्प करते हैं। फिर एंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यानी कि जो आवश्यक दस्तावेज़ है वो सुनिश्चित करते हैं कि जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो आपकी, वो सारे वह कलेक्ट करें। प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज एंड असिस्ट इन क्लेम सेटलमेंट यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सेल कर दिया वहीं पे उनका काम हो गया। मंथली या हाफ ईयरली या एनुअली जो भी आपका प्रीमियम जाना होता है, उसमें भी वो आपकी हेल्प करते हैं और साथ ही में जब भी कोई क्लेम करना होता है, तो उसमें भी वह आपकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो एक लाइफ इंश्योरेंस जो एजेंट है वो ये सारे काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ड्यूटीज़ क्या है और क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कर्तव्य और ज़िम्मेदारी क्या होती है इंश्योरेंस एजेंट की। यही है
टू एक्ट ऑनेस्टली एंड इन गुड फेथ, यानी सबसे पहले बात है ईमानदारी से काम करो, सद्भाव के साथ काम करो। ऐसा नहीं कि वो बोलते हैं ना अपना कि पॉलिसी चेपना नहीं है, पॉलिसी बेचना है। तो कस्टमर को कॉन्फिडेंस में लेके वह क्या करे, ऑनेस्टली उनको सारी चीज़ें बताए, सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझाए और उसको विश्वास में लेके क्या करे, अपना काम करे। तो ये पहली उसकी ड्यूटी बनती है। टू प्रोवाइड ट्रू एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि सही जानकारी दे और पूरी जानकारी दे। ऐसा नहीं कि कस्टमर को या यूँ कहे पॉलिसी होल्डर को अंधेरे में रखा जाए। तो सही जानकारी देना, पूरी जानकारी देना भी एजेंट का क्या है, ड्यूटी है। टू अवॉइड मिस सेलिंग, यानी गलत बिक्री से बचना है, क्योंकि गलत बिक्री सिर्फ एजेंट का ही एक वो रेपुटेशन खराब नहीं करती, उल्टा जो कंपनी होती है, एलआईसी है या कोई भी कंपनी होती है, उसकी भी रेपुटेशन की क्या करती है, वह नुकसान करती है। तो हमेशा मिस सेलिंग से बचना चाहिए। कोशिश करें सही सेलिंग हो, सही कस्टमर के पास हो और पूरी चीज़ें क्लियर कट होने के बाद हो। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि गोपनीयता बनाए रखें। ऐसे नहीं, कई तरीके के प्लान होते हैं, तो एक कस्टमर ये चाहता है कि चीज़ों को क्या करें, गोपनीय बनाए रखे। तो ये भी जो भी गोपनीय बनाने वाली चीज़ें होती है, तो एक एजेंट की ये सारी ड्यूटी बनती है कि वो ईमानदारी से काम करे, पूरी जानकारी दे, गलत मिसलीड नहीं करे और मिस सेल भी नहीं करे, और साथ ही में जो भी कॉन्फिडेंशियल होती है या प्राइवेसी होती है, उसको वह क्या करे, मेंटेन करे। इम्पोर्टेंस क्या है एजेंट का, यानी महत्व क्या है एजेंट का? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इंश्योरेंस, यानी सबसे पहले तो बीमा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाए, क्योंकि कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस बात के लिए क्या नहीं है, जागरूक नहीं है कि इसकी कितनी ज़रूरत है। यानी कि लाइफ में देखो, लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, मेडिकल हेल्थ यानी हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो आपको करनी चाहिए अपनी इकोनॉमिक लाइफ में। ये सारी चीज़ें, क्योंकि भविष्य सारा अनसर्टेन होता है, तो उस अनसर्टेनिटी के चलते हमें इन चीज़ों के बारे में पहले तो अवेयरनेस हो, और एजेंट का ये काम है कि वह अवेयर करे, और इस अवेयरनेस में एजेंट का बहुत अच्छा क्रूशियल रोल होता है। टू इंक्रीज बिजनेस फॉर इंश्योरर्स, यानी कि बीमा कंपनियों का क्या करें, व्यवसाय बढ़ाते हैं। ये इनमें उनका हेल्प है, क्योंकि जितनी ये पॉलिसी बेचते हैं उतना ही बीमा कंपनियों का क्या बढ़ता है, भाई काम बढ़ता है या बिजनेस बढ़ता है। टू हेल्प कस्टमर्स इन डिसीजन मेकिंग, और ग्राहकों को निर्णय लेने में भी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं कि आपको कब डिसीजन लेना चाहिए और कब आपके लिए ज़्यादा बेस्ट काम होता है। जैसे मान लो कोई भी है, किसी के घर में एक प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, वहाँ किसी ने एलआईसी नहीं ले रखी थी, एजेंट अगर वहाँ जाता है तो वह थोड़ा बहुत ये कहता है कि देखो, अगर आपने एलआईसी ली होती तो आज हम इस, ठीक है जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन कहीं न कहीं हमें एक फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूर मिल जाता। तो उस घर में जो भी है, आस-पास है, उनके माइंड में ज़रूर आती है कि हाँ यार, ऐसा होना ही चाहिए। तो कोई ना कोई क्या होता है, जिसने नहीं ले रखा वो इस बात के लिए समझ के क्या करता है, डिसीज़न लेता है। तो एजेंट के बहुत अच्छे रोल होते हैं, बीमा बेचने में कह दो या बीमा कंपनियों के बिज़नेस को बढ़ाने में कह दो या और अदर चीज़ों के अवेयरनेस में कह दो। बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में, यानी कि जीवन बीमा की योजनाएँ कैसी-कैसी है या कौन-कौन सी है। Life insurance plans are different policy options designed to meet various financial needs such as protection, savings, investment, education and retirement। यानी कि जीवन बीमा योजनाएं विभिन्न प्रकार की पॉलिसियां होती है, जिसमें सुरक्षा, बचत, निवेश, शिक्षा या सेवानिवृत्ति जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। यानी कि अलग-अलग गोल के लिए जो अलग-अलग प्लान या पॉलिसी डिजाइन होती है, उन्हें क्या कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स कह लेते हैं। कोई ये सेफ्टी के लिए होती है, बचत के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए होती है, एजुकेशन के लिए हो सकती है या रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग भी होती है। एक-एक को समझ लेते हैं, डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेक्शन प्लान्स की, यानी कि सुरक्षा योजनाएँ। दीज प्लान्स प्रोवाइड ओनली रिस्क कवरेज विदाउट सेविंग्स कंपोनेंट, यानी कि ये वो योजनाएँ होती है जो केवल जोखिम सुरक्षा प्रदान करती है। इनमें कोई बचत का तत्व नहीं होता। दे आर सुटेबल फॉर पीपल हू वांट मैक्सिमम प्रोटेक्शन एट लो कॉस्ट, यानी कि ये कम लागत पर अधिक सुरक्षा चाहने वालों के लिए उपयुक्त होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, आप कम प्रीमियम देना चाहें, लेकिन आपको जब आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और उसमें आप चाहते हो कि अच्छी प्रोटेक्शन मिले, अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, तो इस माइंडसेट वाले के लिए जो सबसे अच्छी पॉलिसी होती है दैट इज़ प्रोटेक्शन प्लान, जिसमें हम एक एग्जांपल के तौर पे जान सकते हैं टर्म इंश्योरेंस होता है। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फैक्टर नहीं होता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया, 10 साल में यदि आपकी डेथ हो गई, तो आपके परिवार को एक अच्छी मोटी अमाउंट एज़ ए फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन आप 10 साल में डेथ आपकी नहीं हुई, तो आपको इसमें से रिटर्न कुछ नहीं मिलता।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं। ये मेजरली सिर्फ प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, कोई इसमें सेविंग वाला कंपोनेंट नहीं होता, कोई इन्वेस्टमेंट वाला नहीं होता। अब बात करें इसके जस्ट अपोजिट कि अगर आपने जिस टाइम पीरियड के लिए इंश्योरेंस लिया, यदि आप उसमें डेथ हो जाती है तब तो आपको क्लेम मिल जाएगा, अगर डेथ नहीं होती है तब भी आपको क्या चाहिए, जो आपने दिया है वह आपको चाहिए, तो उसको बोल देते हैं हम सेविंग प्लान। दीज प्लान्स कंबाइन इंश्योरेंस विद सेविंग्स एंड प्रोवाइड मैच्योरिटी बेनिफिट्स, यानी कि ये योजनाएं बीमा और बचत दोनों का क्या होती है, संयोजन होती है और परिपक्वता लाभ भी प्रदान करती है। जैसे इंडोमेंट पॉलिसी, इसमें क्या होता है, आपने यहाँ से इंश्योरेंस लिया और आपने मान लो 20 साल का इंश्योरेंस लिया, 20 साल में यदि आपकी डेथ हो गई तो आपकी फैमिली को क्या मिल जाता है, पेमेंट मिल जाता है 20 साल के ड्यूरिंग अगर आपकी डेथ होती है। और अगर ड्यूरिंग द इंश्योरेंस पीरियड आपकी डेथ नहीं होती है तो जैसे मैच्योर होती है वो अमाउंट आपको मिल जाती है। तो इसको हम सेविंग प्लान बोलते हैं, जो जनरली लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, जनरली जो आम आदमी लेता है वो ये वाली ही लेता है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट प्लान्स, निवेश योजनाएँ। दीज़ प्लान्स इन्वेस्टमेंट फंड्स इन मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिटर्न्स डिपेंड्स ऑन मार्केट परफॉर्मेंस, यानी कि ये वो योजनाएँ होती है जो धन को बाजार में निवेश करती है और रिटर्न बाजार पे निर्भर करता है। जैसे आपने यहाँ से प्रीमियम देना स्टार्ट किया और आपने इन्वेस्टमेंट प्लान लिया, अब ये क्या करेगी, आपके प्रीमियम को एलआईसी लेगी और एलआईसी आगे से क्या करेगी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगी। इन्वेस्टमेंट करने से आपको यानी एक मोटा अमाउंट में एलआईसी को क्या होता है, बेनिफिट होता है और मोटे अमाउंट में आपको यहाँ पे रिटर्न भी इसका मिल जाता है। लेकिन भई मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड करता है, हो सकता है मार्केट कई बार कोलैप्स हो रहा होता है, तो आपको बेनिफिट कम भी मिल सकता है और बहुत अच्छा होता है तो मार्केट से बेनिफिट भी ज़्यादा मिल सकता है। यानी कि जब आपका लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के साथ लिंक होता है, उसे हम यूलिप प्लान बोलते हैं, यानी कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जिसको बोलते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ध्यान रखना है। यूलिप का आपसे पूरा नाम पूछा जाएगा। यूनिट सेकंड में हमने इसकी बात करी है, क्या होती है यूलिप। अब बढ़ते हैं आगे, पेंशन प्लान्स। अब पेंशन प्लान में नाम से समझ में आ रहा है कि जब आप रिटायर हो जाओ तो रिटायर लाइफ में आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट रहे, उसके लिए जो आप प्लान लेते हो दैट इज़ पेंशन प्लान। दीज़ प्लान्स प्रोवाइड रेगुलर इनकम आफ्टर रिटायरमेंट एंड एंश्योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन ओल्ड एज, यानी कि ये योजनाएँ सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करती है और वृद्धावस्था में आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। यानी कि सिंपल सी बात है, रिटायरमेंट हो जाए तब आपके पास हाथ में 2 पैसे होते रहे और रेगुलर मोड में होते रहे, दैट इज़ पेंशन प्लान। चाइल्ड प्लान की बात करें, बाल योजनाएँ, जैसे आज आपकी नई-नई शादी हुई है और आपके 1 साल का बच्चा है, मान लेते हैं, आपकी शादी हाल ही में हुई है और आपका छोटा बच्चा है। आप ये चाहते हो कि बच्चे 25 साल का जब हो तो मैं इसकी धूम-धाम से शादी करूँ और जब ये 18 साल का हो तब इसकी एजुकेशन में फ़ॉरेन में यहाँ-वहाँ से करूँ, लेकिन उस टाइम आपके पास पैसा कहाँ से आए? तो उसके लिए जब आप आज ही इन्वेस्टमेंट करते हो एज़ ए इंश्योरेंस, तो दैट इज़ नोन एज़ द चाइल्ड प्लान्स। These plans are designed to secure the future needs of children such as education and marriage, यानी कि ये योजनाएँ बच्चों की शिक्षा और विवाह जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। इम्पोर्टेंस क्या है इन सारे प्लान्स का? महत्व क्या है? अ, इट हेल्प्स इन गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि लक्ष्य आधारित वित्तीय योजना बनाने में ये मदद करता है। आपका जो भी गोल है, यानी आपका गोल क्या है, रिटायरमेंट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, सेविंग हो सकता है, मोटी अमाउंट का क्लेम हो सकता है, बच्चों की आपकी फ्यूचर की नीड हो सकती है। तो जो आपकी गोल है उस गोल के अकॉर्डिंग आप क्या लेते हो, प्लान लेते हो। तो सबसे पहला तो यही इसका इंपॉर्टेंस है कि आपको गोल के अकॉर्डिंग क्या मिल जाता है, प्लान मिल जाता है। सेकंड, इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एट डिफरेंट लाइफ स्टेजेस, यानी कि जीवन के विभिन्न चरणों में सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। यानी कि यंग एज में अलग है, बुढ़ापे में अलग है, जब आप गृहस्थी में होते हो तब आपको अलग-अलग स्टेप में आपको अलग-अलग इसमें क्या मिलते रहते हैं, प्लान्स मिल जाते हैं, या यूँ कहें आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है। नेक्स्ट, इट एंश्योर्स डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट, और ये आप में एक नियमित निवेश की हैबिट को क्या करता है, डेवलप करता है। जैसे मान लो आपने प्लान लिया है, तो आप अब अपने सारे जो खर्चे वगैरह होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग मैनेज करते हो कि भई मेरे को 3 महीने से या 2 महीने से या मंथली मेरे को इतना प्रीमियम देना है। तो आप में एक सेविंग हैबिट भी क्या होती है, डेवलप होती है, जो कि एक डिसिप्लिन्ड वे में आप इन्वेस्टमेंट की ओर जाते हो। तो इन सब में इसका महत्व है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस सेलिंग एंड अंडरराइटिंग की, यानी कि जीवन बीमा विक्रय क्या है और अभिग्रहण क्या है? लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस मेनली डिपेंड्स ऑन टू इम्पोर्टेंट फंक्शंस, सेलिंग एंड अंडरराइटिंग, यानी कि जो जीवन बीमा व्यवसाय है वो मुख्यतया 2 महत्वपूर्ण कार्यों पर आधारित होता है। पहला है विक्रय और दूसरा है अभिग्रहण।
Selling ensures that policies reach the right customers, while underwriting ensures that risks are properly evaluated before accepting proposals। यानी कि विक्रय यह सुनिश्चित करता है कि जो पॉलिसी है वो सही ग्राहकों तक पहुंचनी चाहिए, जबकि अभिग्रहण यह सुनिश्चित करता है कि उनके प्रपोजल एक्सेप्ट करने से पहले कितनी वहाँ रिस्क है, और जो जो भी रिस्क है उस रिस्क का क्या किया जाए, सही ढंग से मूल्यांकन किया जाए। यानी कि सेलिंग का मतलब है पॉलिसी बेचना, और अंडरराइटिंग का मतलब होता है प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले रिस्क का प्रॉपर्ली क्या करना, इवैल्यूएशन करना। बोथ टुगेदर मेंटेन द बैलेंस बिटवीन बिजनेस ग्रोथ एंड रिस्क कंट्रोल। यानी कि दोनों मिलकर व्यवसाय के विकास और जोखिम नियंत्रण के बीच संतुलन बनाने का काम करते हैं। यानी कि जब दोनों में बैलेंस होता है या दोनों दोनों में अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, प्रॉपर रिस्क इवैल्यूएट करके सेल की जा रही है, यानी कि अंडरराइटिंग भी सही हो रही है, सेलिंग भी सही हो रही है, तो डेफिनेटली जो बिजनेस सेक्टर में जो काम कर रही है यानी कि एलआईसी है, उसकी बिजनेस ग्रोथ तो होगी ही होगी, साथ में रिस्क भी कंट्रोल में रहेगी, या रिस्क का भी सही तरीके से मैनेजमेंट होता रहेगा। समझते हैं सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग को, यानी कि जीवन बीमा विक्रय को। मीनिंग क्या है अभी मैंने बताया, उसको दोबारा देख लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग इज ए सिस्टमेटिक एंड प्रोफेशनल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स एंड प्रीशोडिंग देम टू परचेज सुटेबल इंश्योरेंस पॉलिसीज। यानी कि जीवन बीमा विक्रय एक व्यवस्थित और पेशेवर प्रक्रिया है, जिसमें संभावित ग्राहकों की पहचान की जाती है, उनकी आवश्यकताओं को समझा जाता है और उन्हें सही बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी कि एजेंट क्या करता है, पोटेंशियल कस्टमर से मिलता है, उसकी नीड को समझता है, उसको एनालिसिस करता है और उसको ये सजेस्ट करता है कि आपके लिए ये वाला प्लान ज़्यादा बेटर होगा, और ये प्लान आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग है, ये प्लान आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, ये प्लान फ्यूचर ओरिएंटेड है, ये प्लान इस तरीके से है। तो वो सारी चीज़ें उसको क्या करता है, तरीके से समझाता है, ताकि सही प्लान सही कस्टमर तक पहुँच सके। दैट इज़ नोन एज द लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है इस सेलिंग के, यानी कि उद्देश्य क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू कस्टमर्स। यानी कि ग्राहकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो जिसको नीड कुछ और प्लान की थी और आपने उसको प्लान कोई और चिपका दिया, दैट वो एक इसमें अच्छा नहीं होता। इसका मतलब यही होता है कि ग्राहकों को आर्थिक तौर पे सुरक्षित करना। टू इंक्रीज इंश्योरेंस बिजनेस, बीमा व्यवसाय को बढ़ाना, क्योंकि भाई सही ग्राहक तक सही जब पॉलिसी पहुंचेगी तो वह आगे भी ज़्यादा क्या करेगा, वह खुद उसकी माउथ पब्लिसिटी करेगा और वह अपने 4 व्यक्तियों को और बताएगा। तो इस तरीके से जो बीमा का बिजनेस है, यानी कि जो इंश्योरेंस बिजनेस है, वो भी स्प्रेड आउट होता है। टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स, यानी कि ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करना। एंड टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, यानी क्योंकि बीमा का मतलब ही क्या है, लंबी अवधि की बात करना, तो दीर्घकालीन संबंध बनाना भी इसका क्या है, उद्देश्य है। क्योंकि सही व्यक्ति को जब सही सेल होती है तो डेफिनेट सी बात है उसके साथ एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता है। डिटेल्ड सेलिंग प्रोसेस की बात करते हैं, किस प्रकार ये होती है। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि ग्राहक की खोज करना। जैसे वो एजेंट होते हैं ना, एजेंट की नज़र किस पे होती है, ग्राहकों पे ही होती है। जहाँ भी जाते हैं बात करते हैं, अपने बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस की मतलब पॉलिसी बेचने की बात करते हैं, तो आपको नए नए प्लान्स बताते रहते हैं। दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कौन मेरा ग्राहक हो सकता है। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर्स हु मे नीड इंश्योरेंस, यानी कि संभावित ग्राहकों की पहचान करना जिन्हें बीमा की क्या हो, आवश्यकता हो। सेकंड, प्री अप्रोच, यानी कि अप्रोच करने से पहले होमवर्क करना। यानी कि आप जैसे मान लो आपके कोई गुप्ता अंकल है, वो एलआईसी एजेंट है। वह किसी जैसे मान लो उनको पता है कि मैं एक रिलेटिव की शादी में जाऊँगा, और उन्होंने ये आइडेंटिफ़ाई कर रखा है कि हमारे रिश्तेदारी में एक शर्मा जी है, या वही दोस्त वगैरह है, शर्मा जी हैं। उन्होंने अभी तक एलआईसी नहीं ले रखी है, तो वह शर्मा जी से मिलने की सोचेंगे, यानी कि शर्मा जी उनका पोटेंशियल क्या है, कस्टमर है। अब शर्मा जी से मिलने से पहले शर्मा जी के बारे में वह क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे, यानी कि प्री अप्रोच करने से पहले क्या तैयारी उनको करनी है, यानी कि कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर बिफोर मीटिंग, यानी कि ग्राहक से मिलने से पहले उसकी क्या करना, जानकारी कलेक्ट करना, ताकि हम उसको सही ढंग से क्या कर सके, कम्युनिकेट उसके साथ कर सके। जानकारी कलेक्ट कर लिया। अब तीसरा है अप्रोच करना, यानी कि कॉन्टेक्ट करना। टू मीट द कस्टमर एंड क्रिएटिंग ए गुड फर्स्ट इंप्रेशन, यानी कि ग्राहक से मिलना और अपना एक अच्छा प्रभाव जमाना। बात हो गई, प्रभाव जमा लिया। अब नीड का एनालिसिस करना, यानी उनकी क्या आवश्यकता है, उनका विश्लेषण करना। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स फाइनेंशियल नीड्स, इनकम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि वो बताएंगे कि देखो शर्मा जी, आपकी आय इस तरीके से है, आप पे इस तरीके से जिम्मेदारियां है, आपकी फाइनेंशियल नीड इस तरीके की है, और आपको इनको समझना चाहिए, आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए, वो वगैरह फलां ढिमका, ये सारी चीज़ों का क्या किया जाना, एनालिसिस करना। फिर
अपने जो प्लान है उनकी बेटर प्रेजेंटेशन करना, यानी कि प्रस्तुति देना, एक्सप्लेनिंग सूटेबल इंश्योरेंस प्लान्स क्लियरली एंड इफेक्टिवली। जो भी उनके लिए उचित बीमा योजना है, उनको क्या करना, स्पष्ट रूप से उनके सामने खोल के रखना, ताकि वह क्या हो सके, सैटिस्फाई हो सके और अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी एक को चूज़ करने में क्या हो सके, डिसीज़न पे पहुँच सके। फिर है हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। अब क्योंकि शर्मा जी ईज़िली तो नहीं मानेंगे ना, क्योंकि अ, एक इतना बड़ा लॉन्ग टर्म का रिलेशन बनना है, तो कई तरीके के इसमें क्वेश्चन्स आएँगे, तो उन क्वेश्चन्स को क्या करना, काउंटर करना, उन ऑब्जेक्शन को सही ढंग से समाधान करना, यानी कि आंसरिंग डाउट्स एंड रिमूविंग हेजिटेशन ऑफ द कस्टमर, यानी कि ग्राहक की शंकाओं को दूर करना और उनके जो भी मन में जो भी विचार आते हैं या जो भी शंकाएँ आती हैं, उनका क्या करना, समाधान करना। फिर है क्लोजिंग द सेल और विक्रय पूर्ण करना। उनको पटाना एक तरीके से, यानी कि उनको सैटिस्फाई करना और उनको बताना कि हाँ, ये आपके लिए है, उनको कन्विंस करना है। तो क्लोज़ क सेल के नज़दीक उनको लाना है, यानी कि कन्विंसिंग द कस्टमर टू टेक द पॉलिसी, यानी ग्राहक को पॉलिसी लेने के लिए क्या करना, तैयार करना। फिर है आफ्टर सेल सर्विस, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने सेल कर दी और बस खत्म। अब शर्मा जी 20 साल की सर इंश्योरेंस लिए हैं, तो 20 साल तक का शर्मा जी का गुप्ता जी के साथ एक अ, इंश्योरेंस रिलेशन बिल्ड होने वाला है, यानी कि आफ्टर सेल सर्विस करनी ही होती है, विक्रय के बाद सेवा करनी होती है। मेंटेनिंग रिलेशनशिप एंड हेल्पिंग इन प्रीमियम पेमेंट एंड क्लेम्स, यानी कि ग्राहक के साथ संबंध बनाना और बनाए रखना और प्रीमियम व दावों में क्या करना, सहायता करना। अब अगर गुप्ता जी सही रिलेशन मेंटेन करते हैं शर्मा जी के साथ, शर्मा जी को टेंशन नहीं रहती कि ठीक है, हाँ, मैंने गुप्ता जी से बात कर ली है, यदि मैं प्रीमियम इस तरीके से दे रहा हूँ, उस तरीके से दे रहा हूँ, जो भी जहाँ-जहाँ भी जो भी ज़रूरत पड़ती है, दोनों में अच्छा रिलेशन है, तो आगे शर्मा जी जहाँ भी अपने वर्क प्लेस पे है या जहाँ भी उनके साथ है, तो वो भी उनको मोटिवेट करेंगे कि देखो, मेरे एक जानकार है, गुप्ता जी है, बहुत अच्छे एजेंट है, बहुत अच्छा उनका व्यवहार है और सही चीज़ें एकदम क्लियर कट आपको बताते हैं। तो इससे गुप्ता जी का तो बिज़नेस बढ़ा ही बढ़ा, साथ में इंश्योरेंस बिज़नेस भी बढ़ा और इस तरीके से लोगों में अवेयरनेस भी आई। तो ये आफ्टर सेल सर्विस है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक एजेंट के लिए। अगर आफ्टर सेल सर्विस में वह मात खा रहा है, तो सिर्फ़ वह अपना ही नाम नहीं खराब कर रहा, वो एक तरीके से उस बीमा कंपनी के भी गुडविल को क्या कर रहा है, नुकसान करता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये पूरी प्रोसेस है। अब बढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग, यानी कि इस लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग का महत्व क्या है? पहला है इट इंक्रीजेज इंश्योरेंस अवेयरनेस, यानी कि ये बीमा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाती है। इट एक्सपेंड्स बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ये बीमा कंपनियों के व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करती है। इट हेल्प्स कस्टमर्स चूज करेक्ट पॉलिसीज, यानी कि ग्राहकों को सही पॉलिसी चुनने में ये मदद करता है। एंड इट बिल्ड्स ट्रस्ट इन इंश्योरेंस सिस्टम, यानी कि लोगों को, आम आदमी का बीमा प्रणाली में विश्वास को क्या करता है, ये बढ़ाता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो आम आदमी वो एलआईसी को नहीं जानता, वह काम करता है किसके थ्रू, एजेंट के थ्रू करता है। अब एजेंट एंड आम आदमी का मतलब वो पोटेंशियल कस्टमर, तो इनके बीच किस तरीके का रिलेशन है, वह सारी चीज़ों को क्या करता है, डिपेंड करता है आगे के सारे रिलेशनशिप को। तो एजेंट की ड्यूटीज़ बहुत अच्छी यहाँ पे बन जाती है, एजेंट का कन्विंस करना बहुत अच्छा हो जाता है, एजेंट की इमेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, एजेंट का नेचर ही बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपके इस पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कौन-कौन सी एसेंशियल क्वालिटीज़ है वो एक एलआईसी एजेंट में होनी चाहिए? तो ये भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की, दैट इज़ अंडरराइटिंग, यानी कि अभिग्रहण। अभिग्रहण का मतलब अभी हमने कहा कि सेल कर दिया, सेल के बाद अब रिस्क कितनी है, उस रिस्क का प्रॉपर क्या करना, इवैल्यूएशन करना, दैट इज़ द पार्ट ऑफ अंडरराइटिंग। समझते हैं इसको। समझते हैं मीनिंग ऑफ अंडरराइटिंग की। अंडरराइटिंग क्या होता है? अंडरराइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द रिस्क ऑफ द पर्सन टू बी इंश्योर्ड एंड डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट द प्रपोजल एंड ऑन व्हाट टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी कि अभिग्रहण वह प्रक्रिया है जिसमें बीमित किए जाने वाले व्यक्ति के जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है और यह डिसीजन लिया जाता है कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या नहीं, या स्वीकार किया जाए तो किन शर्तों पे किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है भाई, डेथ हो गई तो आपको उस टाइम पीरियड में अगर डेथ होगी तो आपकी फैमिली को क्लेम मिल जाएगा, अगर नहीं होती है तो आपको मिल जाएगा। अब जैसे मान लो जो ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति की उम्र ही कितनी है, 80 वर्ष है, 80 ईयर है ना, और ये कह रहे हैं कि हमें 20 साल का इंश्योरेंस लेना है। सबको पता है भाई मरने वाला है ये, और क्यों ले रहा है? तो रिस्क ज़्यादा है भई, उम्र ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे अलग तरीके से इसमें काम होता है या फिर बीमा होता ही नहीं, है ना? वहीं एक कोई यंग एज है, तो भई यंग एज में रिस्क कम है, ठीक है? तो ये वाली रिस्क को क्या करना है, इवैल्यूएट करना। और फिर इसके अलावा अगर कहीं गंभीर बीमारी से तो नहीं जूझ रहे हैं, आप ले रहे हो, इतना बड़ा प्लान ले रहे हो, कहीं ऐसी बीमारी तो नहीं है आपकी जिसको आप हाइड कर रहे हो। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, उन सारी चीज़ों को क्या करना, एनालाइज़ करना, दैट इज़ नोन एज़ द अंडरराइटिंग, यानी कि
पॉलिसी एक्सेप्ट करने से पहले, यानी पॉलिसी एक्सेप्ट यानी मीन प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने से पहले रिस्क का प्रॉपर एनालिसिस करना इज़ नोन एज़ द अंडरराइटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है अंडरराइटिंग करने के, यानी कि उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाता है अंडरराइटिंग? पहला है टू सेलेक्ट सूटेबल रिस्क, यानी कि ये देखना कि हमें सही जोखिम को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि जिसको हम पॉलिसी बेच रहे हैं वो ऑलरेडी गंभीर रूप से बीमार रहता है और वह एलआईसी ले रहा है, तो यानी कि लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है, तो उसमें रिस्क ज़्यादा है। तो सही सूटेबल रिस्क को सेलेक्ट करना, ये पहला इसका उद्देश्य है। सेकंड, टू फिक्स एप्रोप्रिएट प्रीमियम। अब क्योंकि रिस्क ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्रीमियम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और रिस्क यदि कम होगी तो प्रीमियम भी क्या होगा, कम होगा। तो उस प्रीमियम की अमाउंट को डिसाइड करने के लिए रिस्क का एनालिसिस ज़रूरी है, यानी कि अंडरराइटिंग ज़रूरी है। फिर है टू प्रोटेक्ट इंश्योरर फ्रॉम लॉसेस, यानी कि बीमाकर्ता को हानि से बचाना है। यानी कि एजेंट अगर रिस्क का बिना एनालिसिस किए हुए हर किसी कोई पॉलिसी बेच रहा है और उसकी 10 पॉलिसी में से 7 की पहले से गड़बड़ हो रही है, तो कहीं न कहीं जो इंश्योरर है यानी बीमा करता है उसको क्या होता है, नुकसान होता है। तो बीमाकर्ता को अपने उस नुकसान से बचाने के लिए अंडरराइटिंग की जाती है। फिर है टू एन्श्योर फेयरनेस अमंग पॉलिसी होल्डर्स, यानी कि पॉलिसी धारकों के बीच समानता बनाए रखना, यानी कि उसमें फेयर काम करना, ताकि ये ना हो सके कि जैसे मान लो वही गुप्ता जी है, उन गुप्ता जी ने एक पड़ोसी को ये कह के मना कर दिया था कि आप में यार देखो तो आपकी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हो, आप इसमें नहीं आओगे। वहीं सेम ऑलमोस्ट उसी बीमारी से जूझ रहे दूसरे नज़दीक व्यक्ति का उन्होंने क्या किया, बीमा कर दिया। तो ये फेयरनेस नहीं है। तो पॉलिसी होल्डर में भी क्या हो, एक प्रॉपर फेयरनेस हो, एक प्रॉपर अंडरराइटिंग हो, प्रॉपर एनालिसिस हो। तो ये सारी बातों के लिए क्या किया जाता है, अंडरराइटिंग किया जाता है। अब बढ़ते हैं, समझते हैं इसकी प्रोसेस को। अंडरराइटिंग यानी अभिग्रहण की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले प्रपोजल फॉर्म यानी प्रस्ताव पत्र आएगा। कस्टमर प्रोवाइड्स पर्सनल एंड फाइनेंशियल डिटेल्स, यानी कि ग्राहक अपनी व्यक्तिगत जानकारी देगा और साथ में वित्तीय जानकारी देगा कि भई मैं ये जॉब करता हूँ, मेरी मंथली या एनुअली इतनी इनकम है, क्योंकि उस इनकम के अकॉर्डिंग ही है। कहीं हम ऐसे व्यक्ति को पॉलिसी तो नहीं बेच रहे हैं ना कि वह पॉलिसी लेने के बाद उसको एजेंट ही फ़ोन कर रहा है कि अरे भाई तेरी प्रीमियम आ गई, तू कब भरवाएगा? तो उसने कहा 2 दिन बाद और टाइम दे दो, 2 दिन बाद भरवाऊँगा। और लेकिन मेरे पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, मेरा ये नहीं होना चाहिए। फिर 2 दिन बाद बात करता है एजेंट, उससे फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो इस तरीके की सरदर्दी तो नहीं है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, कितना उसका फाइनेंशियल उसकी जानकारी क्या है, पर्सनल डिटेल क्या है, वो सारे प्रपोज़ल फॉर्म में होती है। सेकंड, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, यानी कि उसका चिकित्सीय परीक्षण निरीक्षण करवाना। हेल्थ कंडीशन ऑफ द एप्लीकेंट इज़ चेक्ड, यानी कि ये देखना कि जो आवेदक है उसकी स्वास्थ्य की जाँच हो गई क्या? कहीं वह ऐसी बीमारी से तो नहीं जूझ रहा कि उसका साफ-साफ ही पता चल रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ये सारी चीज़ें क्या करना है, एग्ज़ामाइन करना। फिर है रिस्क क्लासिफ़िकेशन, वो जो जोखिम है उसका वर्गीकरण करना। रिस्क 2 तरीके की होती है, स्टैंडर्ड रिस्क होती है और सब स्टैंडर्ड रिस्क होती है, यानी कि सामान्य जोखिम और उच्च जोखिम 2 श्रेणी में बाँटा जाता है। स्टैंडर्ड जोखिम के प्रीमियम कम होते हैं और सब स्टैंडर्ड के प्रीमियम ज़्यादा होते हैं। फिर है डिसीज़न लेना। कि ये सारी चीज़ें देख ली, अब डिसाइड डिसाइड करना कि प्रपोज़ल में बी एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड विद स्पेशल टर्म्स, यानी कि या तो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाएगा या अस्वीकार कर देंगे या फिर विशेष शर्तों के साथ क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। कि तो डिसीज़न 3 ही तरीके के होगा, या तो एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट होगा या एक्सेप्टेड विद स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये प्रोसेस होती है, यानी कि प्रपोज़ल आएगा, प्रपोज़ल के बाद मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा, रिस्क क्लासिफाइड किया जाएगा एंड दैट देन डिसीजन लिया जाएगा। फैक्टर्स कौन-कौन से हैं जो अंडरराइटिंग को अफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पहला, एप्लीकेंट की एज। एप्लीकेंट बुजुर्ग तो नहीं है, जवान है, यानी कि एप्लीकेंट की एज कहाँ है? क्योंकि एज के अकॉर्डिंग ही उसके डेथ होने की चांसेस उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। हेल्थ उसका कैसे है, स्वास्थ्य उसका कैसा है, ऑक्यूपेशन क्या है, यानी व्यवसाय क्या कर रहा है। जैसे मान लो आप जैसे बारूद की फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो वहाँ विस्फोट होकर जल्दी आग लगने के चांसेस ज़्यादा है, तो भई वहाँ आपका व्यवसाय क्या है? और एक आप काम कर रहे हो, एकदम बढ़िया बैंक में काम कर रहे हो, वहाँ चांसेस कम होते हैं। तो कहने का मतलब आपका ऑक्यूपेशन कैसा है? वहाँ पे आपकी हेल्थ किस तरीके से उस ऑक्यूपेशन से प्रभावित होती है, प्लस आपकी इनकम कितनी स्टेबिलिटी है आपकी इनकम में। कहीं ऐसा नहीं हो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि एजेंट कॉल कर रहा है और वो कह रहा है फ़ोन स्विच ऑफ है कि ठीक है कल बात करेंगे, आज नहीं है इनकम, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट यानी कि उसकी इनकम क्या है वो देखना, प्लस उसकी आदतें कैसी है, यानी कि धूम्रपान, शराबी, चरस, गांजा, ड्रग्स ये लेने वाला तो नहीं है ना, क्योंकि अगर ये लेने वाला है तो उसका पता नहीं कि वो कितना लंबा निकालने वाला है, तो उसकी हैबिट, ये भी सारी ये सारे फैक्टर अफ़ेक्ट करते हैं उस रिस्क को एनालाइज़ करने में, यानी कि अंडरराइटिंग में।
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क की, जोखिम के प्रकार कौन-कौन से हैं। मैंने कहा स्टैंडर्ड रिस्क होती है, सब स्टैंडर्ड रिस्क होती है और डिक्लाइंड रिस्क होती है। स्टैंडर्ड रिस्क यानी कि सामान्य जोखिम, नॉर्मल रिस्क होती है उनके लिए स्टैंडर्ड प्रीमियम होता है, यानी कि स्टैंडर्ड रिस्क के लिए स्टैंडर्ड प्रीमियम होता है, यानी कि कम प्रीमियम होता है। सब स्टैंडर्ड रिस्क यानी कि हायर रिस्क होती है और हायर प्रीमियम देना पड़ता है। उच्च जोखिम के लिए उच्च प्रीमियम होता है। फिर आती है डिक्लाइंड रिस्क यानी कि अस्वीकृत जोखिम। ऐसी रिस्क के साथ प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया ही नहीं जाता। तो बहुत सारी ऐसे, जैसे आप लेते ही हो, लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, तो लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है, कुछ कंडीशन या कुछ ऐसी रिस्क होती है जिनका बीमा नहीं होता। तो ये वो जोखिमें होती हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग क्यों करना चाहिए? इसका क्या महत्व है? पहला, इट प्रिवेंट्स एडवर्स सिलेक्शन यानी कि प्रतिकूल चयन को रोकता है। कहीं हमने गलत व्यक्ति का या गलत कस्टमर को तो हम पॉलिसी नहीं दे रहे हैं, जिनका बीमा होना ही नहीं चाहिए, या फिर जिनमें रिस्क इस तरीके की है कि उस रिस्क को पॉलिसी कवर ही नहीं कर रही, तो उस चीज़ को ये प्रिवेंट करता है। इट एंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंश्योरर यानी कि ये बीमाकर्ता की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखता है। क्योंकि जो बीमा करता है भई, ऐसा नहीं है कि आप 10 पॉलिसी बेच रहे हो और 7 पॉलिसी का क्लेम प्रीमेच्योर ही जा रहा है। तो कहीं न कहीं बीमाकर्ता इससे आर्थिक लॉस को बियर करता है। तो जो इंश्योरर है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्या करना, मेंटेन करना। ये श्योर करता है उसकी अंडरराइटिंग को। फिर इट मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड प्रीमियम यानी जोखिम और प्रीमियम के बीच संतुलन बनाए रखता है। यानी कि यदि रिस्क हाई है, यानी स्टैंडर्ड रिस्क नहीं है, सब स्टैंडर्ड रिस्क है, तो प्रीमियम भी क्या होना है, ज़्यादा होना है। रिस्क स्टैंडर्ड है तो प्रीमियम कम होगा, कहीं डिक्लाइन रिस्क को तो नहीं ले लिया हमने। तो ये सारी चीज़ें प्रीमियम में और रिस्क में क्या करती है, बैलेंस बनाती है। इट प्रोटेक्ट्स इंटरेस्ट्स ऑफ ऑल पॉलिसी होल्डर्स यानी सभी पॉलिसी धारकों की हितों की क्या करता है, ये सुरक्षा करता है। इन सब में अंडरराइटिंग का इम्पोर्टेंस है। बात करते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में, सेलिंग में और अंडरराइटिंग में। सेलिंग फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग बिजनेस यानी कि सेलिंग का यानी विक्रय का उद्देश्य है व्यवसाय को बढ़ाना, क्योंकि सेलिंग का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल कस्टमर को ढूंढना और उनको पॉलिसी बेचना। ठीक है। वहीं अंडरराइटिंग की बात करें तो इट फोकसेस ऑन रिस्क इवेल्युएशन यानी कि अंडरराइटिंग किसका एनालिसिस करता है, रिस्क का एनालिसिस करता है, और उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम डिसाइड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रपोजल को एक्सेप्ट, रिजेक्ट और एक्सेप्ट विद स्पेशल कंडीशन, ये सारे डिसीजन लेने में हेल्प करता है। यानी कि अभिग्रहण का उद्देश्य है जोखिम का मूल्यांकन करना। तो ये दोनों हमने यहाँ पे देखे। सेलिंग इंक्रीजेज द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस एंड अंडरराइटिंग फोकसेज ऑन द रिस्क इवेल्युएशन। तो ये थी अपनी थर्ड यूनिट, और आपकी ये जो स्टडी है वो यूनिट फोर्थ के साथ कंटिन्यू रहेगी। और तो यही कहूँगा कि आप फोर्थ यूनिट को भी इसमें देखें, और इस चैप्टर की चारों यूनिट ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी है। तो मेजर पेपर बीएडम हमने कंप्लीट अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, फोर्थ यूनिट की वहाँ से क्लास देख लीजिए। सो स्टे ट्यून्ड विथ योर करियर रेडीनेस, और अदर प्लेटफॉर्म पे भी हम आपके लिए अवेलेबल है, तो वहाँ भी आप हमें ज्वाइन करिए। क्योंकि सब जगह हम जब मिले रहेंगे तो कहीं न कहीं हमारा कम्युनिकेशन बनता रहेगा। तो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।